नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की ABCD, एक बेहद ख़ास शो जहां पर हर हफ्ते हम एक बाज़ार के दिग्गज को लेकर आते हैं और उनके अनुभव और उनकी समझ के अनुसार बाज़ार में आपकी रणनीति कैसे आपको अपनानी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। बेहद ख़ास मेहमान हैं आज मेरे साथ और उनके लिए मैं बेहद ख़ास जगह भी आ गई हूँ। मैं पहुँच गई हूँ टाटा म्यूचुअल फ़ंड के दफ्तर में और यहाँ पर मेरे साथ है राहुल सिंह, CIO इक्विटी, टाटा म्यूचुअल फ़ंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बेहद ख़ास चर्चा के लिए और बहुत खूबसूरत ऑफिस है आपका। वैसे ये बात मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी कैमरा टीम को भी ये जगह बहुत पसंद आ रही है। लेकिन चलिए सवालों के साथ मैं शुरू करती हूँ क्योंकि आप पहली बार हमारे इस शो में शिरकत कर रहे हैं। तो इस शो के ज़रिए न सिर्फ निवेश की रणनीति हमारे दर्शक आपसे चाहेंगे बल्कि बाज़ार को लेकर आपकी फ़िलहाल क्या सोच है, लॉन्ग टर्म के साथ साथ थोड़ा सा नियर टर्म आउटलुक भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे शुरुआत करनी है आपके एक निजी पहलू के साथ। आपका एक निजी पहलू जो मुझे समझना है वो ये है कि निवेश को लेकर समझ या निवेश की अहमियत आपकी ज़िंदगी में आपने कब महसूस की? देखिए, निवेश की सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए और हमारे दफ्तर आने के लिए। देखिए, निवेश की जो ज़रूरत है वो हमने कब महसूस करते हैं जब हमारे पड़ाव आते हैं हमारे फैमिली में। जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। जी। वहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ, जो हमारी वेल्थ है उसको हम वेल्थ से कैसे और पैसे अर्न करें, जो कि हम नॉट ओनली उसको ग्रो कर सकें या उससे ज़्यादा हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकें, ताकि हमारी जो लाइफस्टाइल है जब हम रिटायर हों तो हम वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो ये पूरा एक क्या बोलते हैं, एक रास्ता है, एक जर्नी है। शुरुआत होती है जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और एंड होती है जब आप रिटायर होते हो। तो आपको अपनी जो ज़रूरतें हैं वो हमेशा नाप तौल के देखनी होती है। उस हिसाब से किस टाइम पे हमें इक्विटी में रखना है, किस टाइम में हमें डेट में रखना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब एक उस सफ़र का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला निवेश क्या था आपका, अगर आप बता पाएँ? पहला निवेश तो म्यूचुअल फंड में ही था। अच्छा। पहला निवेश तो म्यूचुअल फंड में ही था, जो कि फर्स्ट जॉब में रहता है जी। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप शुरू में लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस। तो इस शुरू के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो तो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में होते हैं। उसके बाद फिर आप थोड़े बहुत डायरेक्ट इक्विटीज़ या उस डायरेक्शन में भी जाते हैं। फिर आपके जो दायरा बढ़ता है, आप फिर PMS, AIF, शायद फिर 45-50 ईयर्स के बाद इंश्योरेंस पड़ जाता है ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम हो जाते हैं जी। लेकिन शुरुआत तो होती है इक्विटी से ही, क्योंकि जब आप यंग हैं तब तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इक्विटीज़ में आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिल सकती हैं आगे के 5-10 सालों में, और उस समय आप वॉलेटिलिटी से आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको उस पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप 5-10 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शुरू में तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत हुई थी। तो अब क्योंकि आप एक CIO है तो ये सवाल पता नहीं आपसे पूछना सही बैठता है कि नहीं बैठता, लेकिन आपके निजी निवेश में क्या कभी ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि यार ये फैसला मैंने गलत ले लिया और शायद इस गलती से मैंने कुछ सीखा हो? देखिए, कभी क्या होता है कि जब चारों तरफ माहौल ऐसा हो कि बहुत नेगेटिविज़्म हो, तब आप उस नेगेटिविज़्म में कभी पैनिक में आके आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स या तो आप एग्जिट कर जाते हैं। एंटर करने की बजाय आप एग्जिट कर जाते हैं। अच्छा, ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात कही। पैनिक में एंट्री करने के बजाय आप एग्जिट कर जाते हैं। ये आप किस संदर्भ में कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि एक अगर लंबा ड्यूरेशन लें तो पैनिक के पीरियड में आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है, वैल्यूएशन भी अच्छी मिलती है। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, डेट की नहीं। और उस समय अगर हम शांति से सोचें और हम ये सोचें कि इस पैसे की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या तो मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूं या और इन्वेस्ट कर दूं, ये एक इमोशनली एक बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है कि इस टाइप का जो है एक सेंसिबल डिसीजन लिया जाए। हमेशा पॉसिबल नहीं पाता है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आपने ऐसे 4-5 अगर इंसिडेंट्स देख लिए
तो फिर आप अगली बार ज़्यादा अच्छे संभल प्रिपेयर जाते रहते हो, लेकिन शुरुआत में वो पॉसिबल नहीं होता है। भारतीय बाज़ारों की अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हालांकि हम काफ़ी मजबूती से अपने ग्राउंड्स पर खड़े तो हैं। विदेशी बाज़ारों से, विदेशी अर्थव्यवस्था में भले ही हमें थोड़ा स्लो डाउन की भरम यहाँ पर दिखाई दे रही हो, क्योंकि हम अपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर खड़े हैं, उसके बावजूद भी मूवमेंट काफ़ी रेंज बाउंड है बाज़ार की। उस तरह की तेज़ी हम नहीं देख पा रहे हैं जितनी शायद हमें उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है, डिमांड इतनी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, उसके बावजूद भी बाज़ार एक सीमित दायरे और सीमित लेवल के आगे नहीं जा पा रहा है। इसे आप कैसे पढ़ते हैं? देखिए, ग्लोबली जो है इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। हालांकि हमारी इकॉनमी बाकी इकॉनमी से ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, और एक पॉजिटिविटी है हमारी इकॉनमी को लेके, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट साइकिल भी रिवाइव हो रही है। हाँ। और इंडिया के प्रति एक इन्वेस्टमेंट का भी माहौल अच्छा है। हाँ। FDI के बारे में। लेकिन वो सब एक अपनी तरफ, जी। और इंटरेस्ट रेट्स अपनी तरफ। जी। इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो इक्विटी की वैल्यूएशंस पे नेगेटिव असर होता है। बिल्कुल। और वो जो है एक, अभी मैं मानता हूँ कि अभी एक वो टसल चल रहा है, अभी एक जंग चल रही है हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेके, और हमारी इकॉनमी जो कि ज़्यादा पॉजिटिव, बाकी वर्ल्ड के हिसाब से हमारी इकॉनमी जो ज़्यादा पॉजिटिव है अभी, वो अभी हमें मार्केट में नहीं दिख पा रहा है। जो कि आपका सवाल है, वो इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जब हाई होती हैं और इंडिया में भी जब हाई होती हैं तो वैल्यूएशन पे एक फ़र्क पड़ता है, वैल्यूएशन पे दबाव आती है। तो ये एक प्रोसेस है, हो सकता है ये 6 महीने 1 साल और चले। जो कि ठीक है, क्योंकि जब तक कि कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और इकॉनमी की जो एक ब्रॉड डायरेक्शन है वो अगर ठीक है तो हमें इस पीरियड से गुजरना होगा। और इस पीरियड से गुजरने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जब तक क्लियर नहीं होता है कि ग्लोबल स्लोडाउन कितना होगा, इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आने शुरू होंगी, तब तक ये जो है ये जंग चलती रहेगी इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी के बीच में। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी फ़िलहाल अगर मैं सिनारियो कंसिडर करना चाहूँ तो जिस तरह के नतीजे आने की संभावनाएं काफ़ी म्यूटेड और काफ़ी, अगर हम पैरामीटर्स पे देखें तो निराशाजनक भी नतीजे रह सकते हैं, ऐसी अनुमान है। और जो आ रहे हैं वो भी कुछ खास उत्साहित नहीं कर रहे हैं बाज़ार को। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता है आपके लिए? क्योंकि ऐसा नहीं था कि इनकी उम्मीद नहीं थी, पहले से ही आकलन था कि आखिरी जो तिमाही होगी उसमें नतीजे म्यूटेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि जो कंपनीज़ हैं वो आने वाले तिमाहियों के लिए क्या दर्शाती हैं और किस तरह की पिक्चर पेंट करती हैं। आपका फोकस कहाँ कहाँ रहेगा अनाउंसमेंट्स में या जो उनकी कमेंट्री होगी उसमें? देखिए, जो ट्रेंड्स हैं आज, जो कि एक ब्रॉड ट्रेंड है कि वो तो अच्छा चल रहा है कि 6% GDP ग्रोथ रेट की उम्मीद इस साल, अगले साल, जो कि दुनिया में सबसे तेज़ है, वो तो एक ब्रॉड डेटा पॉइंट हो गया। लेकिन जब हम कंपनीज और सेक्टर्स पे आते हैं तो काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अब आज जैसे जो एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं, IT सर्विसेज, वहाँ पे थोड़ा दबाव है, जो कि आपने देखा कुछ रिजल्ट्स में। कंजम्पशन जो कि अर्बन शहरी कंजम्पशन जो है, वहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है कि प्रेशर है। रूरल में थोड़ी रिकवरी आ रही है। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग बहुत अच्छा कर रही है। कैपिटल गुड्स, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि मैंने बोला इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइवल की वजह से अच्छा कर रहा है। तो ये क्या है, एक बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है जब हम देखते हैं सारे सेक्टर्स को। और उस हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान कुछ सेक्टर्स की तरफ देते हैं, कम से कम ध्यान देते हैं उस दौरान, इस पीरियड में। क्योंकि हमें लगता है कि जो फंड मैनेजर का रोल है वो इस समय और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि अगर हमारा जो इकॉनमी इस ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ सब कुछ ठीक भी नहीं है, हाँ। कोई सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें दबाव महसूस हो रही है, तो हम कैसे उन सेक्टर्स को कैसे हम हैंडल करें, बिल्कुल, उसमें किस टाइप की कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में रखें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं वहाँ हम ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो एक बैलेंस अगर हम बना के चलें तो पोर्टफोलियो लेवल पे हमें लगता है कि एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। इवन इस पीरियड में
जहाँ की हमें ओवरऑल इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट में हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं दिख रहा हो बिल्कुल अगले 6-12 महीने, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे हम शायद उससे बेटर कर पाएँ। तो राहुल जी, अब भी मौजूदा समय में जब आप बैठते हैं अपनी फ़ंड मैनेजमेंट टीम के साथ, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आपने अपने रडार पे रखा हुआ है और शायद इनको आप अक्रॉस आपके फ़ंड कैटेगरीज़ में ज़्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि निवेशकों के पैसे भले ही बढ़े ना, लेकिन घाटा ना हो उनको? जैसा कि मैंने बोला, एक बैलेंस बना के चलना बिल्कुल, पड़ता है। हमें बिल्कुल। ये भी ज़रूरत है कि हम पैसे भी बनाएं, हाँ। और ये भी ज़रूरत है कि हम कहाँ घाटा वही तो ना कमाल जाने दें। होगा, हाँ। बिल्कुल। तो एक पैर हमें एक्सीटर पे रखना है, एक पैर ब्रेक पे रखना है, स्पेशली इस माहौल में जहाँ की वर्ल्ड में सिचुएशन जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। कितना डीप रिसेशन होगा, किस टाइप के और एक्सीडेंट्स हो सकती हैं ग्लोबली, इंडिया में नहीं बट ग्लोबली, तो उसे हमें संभल के भी रहना ज़रूरी है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो हम एसेट एलोकेशन में उसका ध्यान रख लें कि डेट और इक्विटी के बीच में क्या बैलेंस रखना है। इन्वेस्टर लेवल की बात कर रहा हूँ, या हमारे जैसे प्रोडक्ट्स हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो सेक्टर्स जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें इक्विटी फंड्स में, उन सेक्टर्स पे हम ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स रखें। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, अभी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा। और सेक्टर एक अच्छे साइकिल से गुजर रहा है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट साइकिल रिवाइव हो रही है, तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमें अच्छी लग रही हैं। अर्बन कंजम्पशन थोड़ा एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रहा है, और आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर भी थोड़े एक स्लो डाउन से गुजर रहा है। हो सकता है अगले 6 महीने और उस स्लो डाउन से गुजरे। तो ये क्या है, हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा हमेशा। और ये आज की बात नहीं है, ये अगर आप 2 साल भी पहले पूछेंगे तो आंसर यही मिलेगा। सेक्टर्स चेंज होते रहती हैं। कुछ तो कंपनीज ऐसी होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अच्छा। 3 साल 5 साल, जो आपको पता है कि वो सिक्लिकल कंपनी नहीं है, वो चाहे देश में कुछ भी रहा हो, वो अपनी रिटर्न्स या अपनी ग्रोथ डिलीवर कर ही देती है। लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं और बाकी जो जिस टाइप की कंपनीज हैं, उसमें हमें थोड़ा सेक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अब मौजूदा समय में अगर मैं लार्ज, मिड और स्मॉल कैप की एक कहानी समझना चाहूँ आपसे, फोकस करती हूँ थोड़ा सा मिड कैप, स्मॉल कैप पे, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जो एक साइकिल में चलते हैं। ये एक दौर आता है जब वो बहुत चढ़ते हैं, बाद में गिरते हैं तो एक लय में गिरते हैं, और उसके बाद वो पैसा भी कमा कर देते हैं। फ़िलहाल जो हम इनकी पिटाई होती हुई देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उस दौर का आखिरी चरण चल रहा है जहाँ पर घाटा हो रहा है, और उसके बाद अब जो साइकिल आएगी वो मुनाफे की होगी? कैसे देखते हैं, या आपको लगता है कि अभी इम्पैक्ट ज़्यादा है गिरावट का? नहीं, कुछ हद तक वो सही है जो आपने बोला, क्योंकि इकॉनमी जैसे ब्रॉड बेस हो रही है। ब्रॉड बेस का मतलब ये हुआ कि ये केवल कंजम्पशन से ड्रिवन इकॉनमी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। तो वो जब होता है तो हमने देखा है कि 3 साल या 5 साल का व्यू लें तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं उस पीरियड में। तो हमारा व्यू ये है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स आज के दिन में वैल्यूएशन बहुत महंगी नहीं है, जो 2017 में थी, जहाँ की बबल बन गई थी। और हमें कुछ सेक्टर्स में हमें जो मोमेंटम दिख रहा है, उसमें हम मिड एंड स्मॉल कैप पे भी प्रेजेंस रख रहे हैं। तो हमारा ये रवैया नहीं है कि हम मिड और स्मॉल कैप अभी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, वेदर जो कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, आज के दिन में हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडिफरेंट है। अच्छा। हमें बहुत डर भी नहीं लग रहा है मिड और स्मॉल कैप से, बिकॉज हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ दिख रही हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, ये 6-12 महीने हो सकता है कि आपको इस जंग से गुजरना पड़े, लेकिन 3 साल का व्यू लूँ अगर, तो जो इकॉनमी में चेंजेस हो रही हैं वो ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप्स को फेवर करती हैं। अच्छा। अगर मैं लंबे अरसे के लिए देखूँ तो।